Saint Joseph Academy online classes. I am Shailesh Kumar Tiwari. Today we will discuss some topic of chapter globalization. The last chapter for your syllabus of economics. Consumer rights is the last chapter which is not the part of the syllabus, only for the project. तो ये ग्लोबलाइजेशन है, ये आपके टर्म सेकेंड सिलेबस का इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स का डिस्कशन किया था कि भाई ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन है क्या, हमने डिफिनेशन किया, भाई डिफाइन किया ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेसेस टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेसेस। ये हो गया क्या, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन हर चीज का हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, there are global politics, many countries they are global political players। तो यहाँ पर हमारा कहना का मतलब ये है कि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक है आपका फैक्टर्स इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि भारत में ग्लोबलाइजेशन का जो एरा, जो पिछले क्लास में अर्लियर क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 1991 लेट मी से थोड़ा सा हम देख लेते हैं ज्वाइनिंग आप लोगों का। हम 1 मिनट हमको समय चाहिए। ज्वाइनिंग आप लोगों का शेयर करो अभी। चलिए 50 ज्वाइन किया है, चलिए ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि हम लोगों को पहले टॉपिक को क्लियर करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। करना क्या है हम लोग को, वी हैव टू कंप्लीट द टॉपिक फर्स्ट। टॉपिक क्लियर करने के बाद क्या होगा, देयर इज ए नीड ऑफ इंटरेक्शन और लाइव चैट के माध्यम से। तो मीडियम क्या होगा हमारा, लाइव चैट। तो आई विल आस्क क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक हमारा क्लियर होगा हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आप क्या करेंगे, उसका आंसर करेंगे। मेरी बात तभी तो क्लियर होगा कि भाई क्या है, क्वेरी है क्या है। फटाफट आंसर कर क्वेश्चन होगा, फटाफट आंसर होगा, इंटरेक्शन कंप्लीट होगा और उसके बाद करना क्या है, वे नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है आज कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई जिसको कहा जाता है कि भाई फैक्टर इनेबल ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर आता है वो है क्या, पॉइंट वाइज हम लिखेंगे, पॉइंट वाइज। वो क्या है भाई, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी ने क्या है, देशों को जोड़ दिया। कौन सा टेक्नोलॉजी ने ज्यादा देशों को जोड़ा, तो आप लिख सकते हैं भाई मेरे, वो लिख सकते हैं भाई क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब टेक्नोलॉजी में कौन सा टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कि बोला जाता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। क्योंकि सैटेलाइट के कारण, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हमारा क्या है नेट, इंटरनेट, इसने क्या किया, देश को, लोगों को जोड़ दिया। और ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, बहुत बड़ा एक बूस्ट हुआ, बूस्ट, हेल्प। लोगों को जोड़ने में सबसे बड़ा रोल है आपको आईटी टेक्नोलॉजी का। अर्लियर इट वाज वेरी डिफिकल्ट, पहले काफी डिफिकल्ट था कम्युनिकेट करना, अपने मैसेज को भेजना या ऑर्डर प्लेस करना, एक देश से दूसरे देश जाना तो काफी मुश्किल था, कम्युनिकेट करना काफी कठिन था। नाउ अभी हम लोग कहते क्या है कि भाई वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। वर्चुअल डिस्टेंस खत्म हो चुका है और डिस्टेंस ही खत्म नहीं हुआ है, जो ट्रांजैक्शंस हैं आप अमेरिकन कंपनी को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, मिनटों में पेमेंट हो जाएगा।
वहाँ से वो एक ब्रिटेन की कंपनी कोई है या किसी भी फ्रांस की कंपनी, कहीं से कहीं वो ऑर्डर प्लेस कर रही है। आप अपना प्रोडक्ट देख सकते हैं, ग्लोबल प्रोडक्ट। आपको देखना है भाई हमको मोबाइल देखना है, अमेरिका में कौन सा मोबाइल आया, जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख लेंगे कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सी सर्विसेज आ रही हैं, कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एवरीथिंग इज अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कंपनियां तेजी से जुड़ गई एक दूसरे से और कम्युनिकेट ज़्यादा हो गया, फास्ट हो गया। जो प्रोसेस काफ़ी टफ था एक जगह से दूसरे, आपको मालूम होना चाहिए बैंक में जो ट्रांजेक्शन पहले होता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें पेमेंट होने में 15 डेज लगते थे, 15 दिन। अब क्या है, इंस्टेंट पेमेंट है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। क्यों इंस्टेंट पेमेंट है कि भाई वो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ऑर्डर प्लेसमेंट कहीं से कहीं आप ऑर्डर दे सकते हैं, कहीं से कोई प्रोडक्ट देख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट है, कम्पिटिटिव मार्केट हो गया है। तो लोग क्या है, लोगों की आंखें, टेक्नोलॉजी इंटरनेट ने लोगों की आंखें खोल दी। और ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा क्या हुआ, हेल्प ही नहीं हुआ, बुस्ट हुआ, अचानक तेजी से उसको हेल्प मिला ग्लोबलाइजेशन। आईटी टेक्नोलॉजी ने सिर्फ ग्लोबलाइजेशन में ही हेल्प नहीं किया है, इन ऑल द एरिया, ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज आईटी ने बूस्ट किया है, उसको आगे बढ़ाया ही है। और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि इसका ये आईटी टेक्नोलॉजी और बढ़ती चली जाएगी, 4G 5G 6G कहाँ तक जाएगी, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसका कुछ साइड इफेक्ट है लेकिन 90% बेनिफिट ही है, खास करके इंटरनेशनल बिजनेसेस में, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 21st सेंचुरी द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। 21वीं सदी क्या है, और एक और कोटेशन है वो पावर, डेटा बहुत बड़ा पावर है। अब देखिए सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन हम ऑफिशियली नाम नहीं ले सकते हैं, उनके पास इतना डेटा है कि उस डेटे का कोई कीमत नहीं लगा सकते। उस सर्च इंजन का नाम आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड फेमस सर्च इंजन, तो हम लोग ऑफिशियली तो नाम ले नहीं सकते हैं। अब बताइए, डेटा इज पावर। तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन में हेल्प मिला है। किस चीज़ों से मिला है, क्या है, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हेल्प मिला है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपकी ज्वाइनिंग में भाई, थोड़ा सा ताकि आगे के बातों में थोड़ा अच्छा लगे हमको भी और आपको भी अच्छा लगे। लाइव चैट में है रोहित गेमिंग, अपना असली नाम रखा करिए, नाम थोड़ा है ना अपना सही नाम को, अभिजीत कुमार, रंजन सिंह, राहुल यादव, राहुल सिंह। तो आप लोग थोड़ा ज्वाइन करिए फास्ट। नेहा सिंह, बहुत अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग। ओके, कम टू द पॉइंट, हम मेन पॉइंट पर आते हैं ताकि हम लोग को टॉपिक कवर हो। तो ये आप समझ रहे हैं कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ा हेल्प है, बुस्ट है, बुस्ट। और कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या है भाई, कम्युनिकेशन में दो चीजें आती है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए आप। कम्युनिकेशन में एक आती है कि पर्सनल कम्युनिकेशन, हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। मास कम्युनिकेशन जो हमारा मीडिया है, ये भी कम्युनिकेशन है। लेकिन यहाँ पर जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हियर, ये कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी की हो रही है, पहली बात ध्यान से सुनिए, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी की हो रही है। जब इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन होगा तो हम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए 90% केसेस में क्या, एक तो सर्विस है कि भाई ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अकाउंटेंसी का, वो नेट से जा रहा है। लेकिन गुड्स जो है उनके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अगर सपोज करिए हमको यहाँ से सीमेंट भेजना है बांग्लादेश, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जापान से कुछ हमको ऑटोमोबाइल इंजन मंगानी, ऑटोमोबाइल इंजन में वर्ल्ड लीडर है, तो क्या चाहिए भाई, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, फास्ट हो और क्या हो, चीप हो, मतलब सस्ता हो, चीप हो। इसमें बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां आ गई और उन्हें बड़े बड़े मतलब हैवी कैरियर्स हो, मतलब वाटर वेज एंड एयर वेज। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन एयर कार्गो से भी होता है, बहुत सा क्या होता है आपको वाटर वेज से होता है। तो कार्गो शिप, पैसेंजर शिप, दो तरह के, जैसे ट्रक और बस होता है उसी तरह होते हैं। तो ये आपको कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्टेशन बहुत जबरदस्त आपका डेवलप हुआ है, जो होते चला जा रहा है। बड़े बड़े टैंकर्स हैं जो लाख लाख 2-2 लाख टन मतलब टन का कैपेसिटी लेके वो क्रूड ऑयल लेकर चल रहे हैं, कच्चे थे। बड़े बड़े हैवी कैरियर्स हैं, बल्क शिप, बल्क कैरियर्स हैं, शिप, बड़े बड़े जहाज हैं और उनका स्पीड काफी हाई है। तो इसके कारण यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बूस्ट हुआ। किस किस एरिया का ट्रांसपोर्टेशन बूस्ट हुआ, पूरे इंटरनेशनल ट्रेड।
इंटरनेशनल ट्रेड में जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा बूस्ट हुआ वो क्या हुआ, वाटरवेज, एयरवेज। अरे रोडवेज से तो हम बहुत ज़्यादा विदेश नहीं जा रहे, आप नेबरिंग कंट्री में कुछ देशों में ही जा सकते हैं, लेकिन मेन लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमारे पास दो रूट चाहिए ग्लोबलाइजेशन के लिए। एक चाहिए हमारा वाटरवेज जो कि सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ता, और वो कभी खत्म नहीं होगा, समुद्री रास्ता। तो वाटरवेज हमारा है। वाटरवेज के लिए हमारे चाहिए कि अच्छे हाईटेक शिप्स चाहिए जो आज हो चुका है, और उसके बाद एयरवेज, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो काफी सॉफ्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे डायमंड्स, हीरा। भारत जो है डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर है। हमारे यहाँ डायमंड होता नहीं है, डायमंड माइनिंग नहीं होती है, ना के बराबर। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक सिटी है गुजरात में जिसका नाम है सूरत। सूरत का दूसरा नाम है डायमंड सिटी। जिस तरह से अहमदाबाद मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कॉटन के लिए, उसी तरह सूरत इज ए डायमंड सिटी, और दोनों गुजरात में ही है। और सूरत में क्या है भाई, डायमंड को यहाँ कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है। विदेशी कंपनियों डायमंड, रफ डायमंड बाहर से लाया जाता है, कच्चे हीरे, और यहाँ कटिंग पॉलिशिंग होती है। तो उसको तो हम जहाज पर कंटेनर में थोड़ी लोड करें, काफी महंगा होता है, वो है एयर कार्गो। इस पर ट्रांसपोर्टेशन में हमको सबसे बड़ा बेनिफिट किस चीज से होगा, अब ध्यान पूर्वक सुनिए, क्या, वाटरवेज, एंड एयरवेज। इसमें बहुत बड़ा जो है टेक्नोलॉजी का, अब टेक्नोलॉजी का रोल आप समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने सबको जोड़ दिया। उसके बाद कम्युनिकेशन, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन। तो इसे पॉइंट को क्या करना है, आपको करने का क्या है, इसको लिखने का है इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। यू आर द स्टूडेंट ऑफ सीनियर क्लासेस, वेरी इजी है, कोई जरूरी नहीं कि हम लिखा है ये ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने से लिख सकते हैं। और आप उसको अगर जरूरत हो तो गेट इट चेक भी करवा सकते हैं, नहीं तो ये काफी वेरी इजी है। तो भाई पहला तो हमारा ग्लोबलाइजेशन में तो पहला फैक्टर जो इनेबल किया ग्लोबलाइजेशन, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लुक एट मी, तो ये जो है ये बहुत बड़ा बूस्ट है, और इससे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा स्मूथ हुआ और काफी आगे बढ़ रहा है। वेरी, इसमें एक बेनिफिट हम लोगों को बहुत बड़ा मिला। तो हम समझते हैं कि ये जो है आप यहाँ तक का टॉपिक समझ चुके हैं। थोड़ा सा देखने का है कि कहीं कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। If any question, नेहा कुमारी रिपीट इट्स। नवल कुमार ने कहा है कि थोड़ा एक बार रिपीट कर दिया जाए, तो क्यों है भाई, हम रिपीट कर देते हैं नवल कुमार जी। तो कहने का मतलब है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स इनेबल ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन में, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस में कौन कौन सा फैक्टर है जिसने क्या सपोर्ट किया, इस फैक्टर से ग्लोबलाइजेशन ईजी हुआ और आगे बढ़ते चला जा रहा है। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजी। उसमें क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पहला फैक्टर है। आईटी टेक्नोलॉजी इनेबल बूस्ट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इनेबल हम लोग को कर दिया फर्स्ट फैक्टर, ये है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Now, second factor. I think first factor is clear. Now we have to discuss about the second factor. Globalization का second factor क्या है? First factor टेक्नोलॉजी को हमने बता दिया. You can draw the diagram also. मैसेज देखिए सर, बच्चे देख रहे हैं मैसेज निकालिए। Okay. स्कूल बुक में जाइए, क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आ जाइएगा। साउंड कम कीजिए, साइलेंट कीजिए, सबका साइलेंट। एक मिनट का पॉज। आई हैव टू सी योर क्वेरी एंड क्वेश्चंस। क्वेरी एंड क्वेश्चन देखने का है कि भाई एक और कौन सा क्वेश्चन, परमेश्वर, मैंने क्वेश्चन रिपीट इट अगेन, आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड। हमने रिपीट कर दिया है कि पहला टेक्नोलॉजी हमने बना भी दी। सो ये तो आपका हमारा रिपीट हो चुका है। और अगर फिर से ओके आंसर, ये कोई NIOSNC साइट
ये तो नहीं, बिट्टू रितेश यादव सर, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन क्राइम एट ग्लोबल लेवल। ये आपका बिट्टू जी का ये जो है भाई आईटी का साइड इफेक्ट तो है ही, हम तो कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट है। आईटी टेक्नोलॉजी हम कोई अच्छे के लिए लाए हैं, लेकिन मिसयूज भी तो हो रहा है। ग्लोबल क्राइम, ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्राइम भी है। आपका कहना सही है, बिट्टू जी ने सही बोला है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्राइम में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मैनी क्राइम, साइबर क्राइम, आप तो इसका नाम भी सुने होंगे, साइबर क्राइम, जो हाईटेक जो है क्राइम हो रहा है, इंफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो ब्लैक मनी का टेररिज्म टेरर फंडिंग हो रही है, वो भी आपका नेट से बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प हो रहा है। उसमें जो आपको क्रिप्टो करेंसी का भी यूज हो रहा है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, नेट से कर रहे हैं। आपका कहना सही है, ये सही है, इतने अच्छे ढंग से आप सोच रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद हम दे रहे हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने जो है इस तरह से इतने अच्छे ढंग से सोचा और बड़े अच्छे जवाब आपने दिया। बीच बीच में हम थोड़ा देखते रहते हैं कि भाई क्या आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या बोले, आगे बढ़े भाई, यस एक बोल दीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला तो टेक्नोलॉजी है, दूसरी बात है क्या, कोई यस तो बोला ही नहीं है बेटा, यस बोलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन का सेकेंड फैक्टर क्या है भाई, पहला हो गया टेक्नोलॉजी, वो आप समझ चुके हैं। द फर्स्ट फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टेक्नोलॉजी। यस सर, ओके, वेरी गुड। एंड सेकेंड फैक्टर क्या है आपका, वो है आपका सेकेंड फैक्टर इज दैट, वो है लिबरलाइजेशन। इसको समझने की जरूरत है, लिबरलाइजेशन। इन हिंदी लिबरलाइजेशन को हम कहते क्या है, उदारीकरण। तो ये लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया कि पहले क्या था, बिफोर 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी थी वो क्या था कि विदेशी कंपनियों को हम नहीं आने देंगे। अपने जो डोमेस्टिक कंपनियां हमारे यहाँ है इंडिया की, उसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे। अगर विदेशी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल आ जाएंगी तो ये कंपनी के पास इतना पूंजी कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके साथ कंपटीशन में फेल हो जाएंगे। तो हमारा अपना कंपनी फेल हो जाएगा, और ग्रो कौन करेगा भाई, तो विदेश की कंपनी ग्रो करेगी। तो भाई हम अपने कंपनी को प्रोटेक्ट करें, लेकिन कितना दिन चलेगा, हमको भी तो फॉरेन रिजर्व चाहिए, फॉरेन कैपिटल चाहिए, फॉरेन कंट्री का सपोर्ट चाहिए। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, वी आर ए पुअर कंट्री, हमको सपोर्ट चाहिए। इंटरनेशनल जो बिग मल्टीनेशनल्स हैं या जो बिग कंट्रीज हैं उनका हमको सपोर्ट चाहिए, IMF और वर्ल्ड बैंक, इसका सपोर्ट चाहिए। तो इंटरनल रिक्वायरमेंट्स हमारा क्या हुआ, इंटरनल रिक्वायरमेंट मानने की हमारी आवश्यकता भी हो गई और प्रेशर भी हुआ। तो हमने क्या किया, एक पॉलिसी अपनाया जो 1991 से हमने एक पॉलिसी अपनाया था, 1991 1991 से ये पॉलिसी आई। उस पॉलिसी को बोला गया क्या, लिबरलाइजेशन। ये पॉलिसी क्या हो गया, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। तो भाई बाउंड्री को ओपन करना ही पड़ेगा। वी हैव ओपन आवर बाउंड्री। अब हमारे गौर सरकार ने डिसीजन लिया कि भाई हम विदेशी कंपनियों को बुलाएंगे, और जो भी पाबंदियां हैं, अब लिबरलाइजेशन को हम डिफाइन करेंगे कि रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स सो दैट MNCs, companies from other country can easily come in our country, can start the businesses। हम इसको कहते हैं क्या, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। तो लिबरलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन को अचानक बेनिफिट हुआ, बहुत सारी कंपनियां आने लगी हैं, बहुत सारी कंपनियां आने लगी, यहाँ पर उनका ज्वाइंट सेक्टर लगने लगा। उसमें हम लोगों ने एक कंडीशन लगाया था, जो आप इसका आंसर दीजिएगा कि लिबरलाइजेशन में जो विदेशी कंपनी है उनका शेयर कितना होना चाहिए, एक आंसर दीजिए इसका। जो पहला लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ, उसमें क्या रूल बना कि विदेशी कंपनी अपने डायरेक्ट बिजनेस कर सकती है 100% पैसा लगा के, कि उनको पार्टनरशिप में करना पड़ेगा। पहले इसका जवाब आप दे दीजिए, पहले इसका आपको आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीमेंडस पावर। ट्रीमेंडस का मतलब होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होना। ट्रीमेंडस पावर का मतलब होता है कि एक्सट्रीम पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल होना। अभी और क्वेश्चन 49% सही आंसर है। शुरू में आपका हो गया कि 49% ही हम आपको अलाउ करेंगे, और 51% हमारा जो है 49%। ये आंसर नेहा कुमारी और आपका ऋषिका चौधरी, प्रिया कुमारी, रोशन कुमार,
बिट्टू यादव, नवल कुमार, सब ने, उसके बाद नेहा सिंह, राहुल यादव, इसी का सबने आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर। कोमल गुप्ता, सबने अपने आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। यही इंटरेक्शन जरूरी है भाई, हमसे बोलते जाएं, बहुत बोलते जाएं और आपको आप इंटरेक्शन ही नहीं हो तो क्लास में भी आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको बोलेगा कि क्या हो रहा है भाई, ये क्या तमाशा हो रहा है, इसलिए आपको अच्छा नहीं हो लगेगा और आप इंटरेस्ट भी नहीं लीजिएगा। तो क्या है, इंटरेस्ट लेना है और ये बायलैटरल होना चाहिए, आपके तरफ से भी हमारे तरफ से भी। तो इंटरेस्ट तभी नहीं लीजिएगा जब इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो इंटरेस्ट क्या लीजिएगा। इंटरेस्ट आने के लिए थोड़ा सा होना चाहिए डिस्कशन, मीनिंगफुल डिस्कशन, ऐसा डिस्कशन जिससे बातें करते करते आप लोगों का भी नॉलेज जो है बढ़ जाएगा। क्या नॉलेज, हम ऐसा नहीं है सब नॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, हम लोग भी पढ़ते हैं हमेशा, ऐसा बात है। इंटरेक्शन से हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो आप लोगों का आंसर बहुत अच्छा है। उसके बाद अंजलि, ये अमरजीत ने 49%। यस, आप लोगों में से एक हम एक क्वेश्चन पूछेंगे अभी आप लोग के लिए, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि 49% हमारा जो है क्या हो गया, विदेशी कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा कितना, 49% है उससे कम, ज्यादा से ज्यादा पैसा कितना लगा सकती थी, 49%, और 51% इंडियन कंपनी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वहां आके हम मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो है मालिक मत बन जाए, मेरी बात समझिए। लेकिन बाद में अभी हाल के ही वर्षों में 2015 के बाद से हमारा जो एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट ने हाल के कुछ वर्षों पहले उन्होंने क्या किया कि नहीं अब आप 100% लगा सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां अलग हो गई, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि भाई होंडा कंपनी अलग हो गई, पहले हीरो होंडा था ऐसा, उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग हो गई और उन्होंने अपना अपना ज्वाइंट अलग अलग कर दिया। आप आज के तारीख में 100% सब्सिडी वो लगा सकते हैं। भाई क्वेश्चन इज दैट, मेरा क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है। अगर आप तैयार हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो पहली कंपनी इंडिया में आई, फर्स्ट कंपनी जिसने ज्वाइंट सेक्टर में फैक्ट्री लगाई थी 1991 के बाद, जब हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ऑफिशियल लाई, सरकार ने घोषणा की और मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, तो जो पहली कंपनी आई भारत में जिसने कि यहाँ पर कोलाबोरेशन से पहली फैक्ट्री लगाई, तो काफी बड़ी कंपनी आज भी है। उस कंपनी का क्या नाम आप बता सकते हैं? इफ यू डोंट माइंड, आप माइंड नहीं करिए सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बताना हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन अगर बता सकते हैं तो मैं देख रहा हूँ सर लाइव चैट में भाई। यस सर, व्हाट वेर द एक्सटर्नल रीजन विच फोर्स इंडिया टू एक्सेप्ट लिबरलाइजेशन, ये हकीम बताएंगे। अब है कि बिट्टू जी ने आंसर दिया है, फोर्ड कंपनी आई थी, और ये अभी तक कोई फोर्ड कंपनी और ने आंसर दिया कि फोर्ड मोटर पहली आई। नेहा ने आंसर दिया फोर्ड मोटर पहली आई। स्नेहा ने फोर्ड। बहुत आप लोग भाई फोर्ड के बड़े फॉलोअर हैं, भविष्य में जरूर आप फोर्ड कार खरीदिए, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी, आप लोग फोर्ड को बहुत पसंद करते हैं। अभी फोर्ड कंपनी को हाल में टाटा मोटर्स ने परचेज कर लिया, इसका इंडियन यूनिट है। तो अब एक तो यूनिट आपको चेन्नई में लगा जिसका चर्चा आपके बुक में है। भाई फोर्ड के तो आप लोग बड़ी फैन है, तो फिर भी फोर्ड कंपनी जो है उसका कार भविष्य में खरीदिएगा जरूर आप। तो लेकिन आंसर जो है, कहने का मतलब है कि आंसर थोड़ा डिफरेंट है। वो थी कंपनी सुजुकी। इसने कौन सी कंपनी लगाई? मारुति सुजुकी। ओके, मारुति के साथ उसने ज्वाइंट सेक्टर में जो पहला हुआ लिबरलाइजेशन का, मारुति एंड सुजुकी लगाई। तो कोई बात नहीं है, ये पहली कंपनी लगी थी। और ये कंपनी, आप इसमें से क्वेश्चन कहिएगा तो हम पूछेंगे तो भाई आप लोग कहेंगे बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं सर, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई। ये मारुति कंपनी है कहाँ भारत में? वेयर द फर्स्ट ज्वाइंट सेक्टर, इसको ज्वाइंट सेक्टर बोलेंगे। मारुति भारत सरकार की कंपनी है और सुजुकी जैपनीज प्राइवेट कंपनी है। तो आप क्वेश्चन आप पूछेंगे तो भाई आप कहिएगा कि मारुति कंपनी का फैक्ट्री कहाँ है इंडिया में? मारुति कंपनी का ये भी जो है, हालांकि आपका डायरेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन डिस्कशन करने के लिए इसको हम बता देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसकी फैक्ट्री गुड़गांव में है, हरियाणा गुड़गांव में है। इसकी फैक्ट्री लगाने में संजय गांधी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब एक क्वेश्चन जो आया था मेरे पास कि भाई एक्सटर्नल फोर्सेस, जो क्या एक्सटर्नल फोर्सेस ने कौन सा बाहरी दबाव था जिसने हमको ग्लोबलाइजेशन के लिए, लिबरलाइजेशन के लिए मजबूर किया? लिबरलाइजेशन हमारी जरूरत भी थी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। लिबरलाइजेशन हमारी जरूरत थी, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर था उसमें क्या था का, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री आज भी, तो हमको अपने डेवलपमेंट के लिए क्या होना पड़ता है भाई? हमको जाना पड़ता है वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास कि भाई क्या है पैसा दो,
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाएंगे, रोड बनाएंगे, और उसके बाद क्या है, डैम बनाएंगे, हम ब्रिजेज बनाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट लगाएंगे, तो हमको पैसा दो। अब वो लोग किसका पैसा देता है? वो लोग देता है बड़े बड़े, जो बड़े बड़े देश हैं उनका उसमें पैसा लगा हुआ है, और वो जो बड़े बड़े देश हैं उनको कंट्रोल करते हैं उस देश की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स। और बोले कि भैया पैसा तो भारत ले ही रहा है और हमारे ही इनडायरेक्टली पैसा ले रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन क्या हमको बिजनेस के लिए नहीं आने दे रहा है। और इतना आबादी है वहाँ, इतना लोग रहता है भारत में, करोड़ों अरबों लोग रहता है भारत में, और इतना हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। उसको कहिए कि भाई हमारा मार्केट में पैसा रोकिए, उसका कंडीशन लगाइए। बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, विच these organizations are indirectly under the control of the multinationals, because these are the control of the big giants countries. ये आपका एक्सटर्नल फोर्सेज है। जो आपके क्वेश्चन का आंसर हमने आपको दिया, यही एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो हम मजबूर हो गए। एक आप डेवलप करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन कैपिटल नहीं है, तो बैंक में जाते हैं कि नहीं? बैंक कहेगा कि ये चीज मानिए, आप कहेंगे ठीक है, नहीं मानिए तो हम नहीं देंगे पैसा, हम नहीं देंगे पैसा। तो आप कहेंगे चलो, उसके बाद तो मानने के लिए मजबूर हो जाए, बिकॉज ऑफ आवर मीन्स पॉवर्टी। हम क्या है, मजबूर हो गए। आज अमेरिका मजबूर नहीं है कि हमारी कंपनियों को वो बुलाए, लेकिन हम इसलिए मजबूर हो गए कि भाई हमको उनका सपोर्ट चाहिए। आपका क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से मिल चुका हो गया। हरियाणा में आपका इसका नोएडा में नहीं है, मारुति का हरियाणा में है। मारुति सुजुकी सही आंसर है, कशिश सिंह का मारुति सुजुकी सही आंसर है उनका। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। लिबरलाइजेशन का आपका ये क्लियर हो गया। कोई किसी ने पूछा था, अभी नाम हमको याद नहीं आ रहा है, तो भाई आप एक बार यस उधर से बोल दीजिए कि हाँ नेहा सिंह, ओके सर, आपका आंसर हो गया है। एक्सटर्नल फोर्सेज है, आप समझ रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेज क्या है। एक्सटर्नल फोर्सेज ही मजबूर करती है किसको, जो कमजोर होता है उसको। आपके पास करोड़ों रुपए है, बैंक में क्यों जाइएगा भाई, अपना फैक्ट्री में लगाएंगे, आपका हम कंडीशन नहीं मानेंगे, हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा हेल्पलेस है, मजबूर है। अभी भी है, अभी भी बहुत सारा जो हम अभी कर रहे हैं, वो सारा चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके पीछे भी हमारे यही कारण है। और इसके पीछे क्या क्या कारण है, आप लिंक जोड़ सकते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये हमको मजबूर कर रहा है। वो गरीब इंडिया था नहीं, वर्ल्ड का सबसे अमीर देश भारत था, 32% पैसा हमारे पास था, और लेकिन अब उसका हिस्ट्री में जाने का नहीं है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप समझ गए। अब है लिबरलाइजेशन है, अब इसको डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है, मेरे ख्याल से इसका डिफिनेशन आपके चैप्टर में पेजेज में लिखा भी हुआ है, आप आराम से डिफिनेशन लिख सकते हैं। और आप डिफिनेशन तरह तरह के शब्दों से लिख सकते हैं। किसी टीचर सेंट्रिक नहीं रहने का कि भाई टीचर बोले हैं यही लैंग्वेज होगा, ये तो एकदम बेकार बात है। टीचर बोले हैं तो हम अपने दूसरे लैंग्वेज से लिखेंगे, सही होना है तो है, सही है तो है, दिस इज द आर्गुमेंट। यही तो लॉ में ये तो सिखाया जाता है, मेरे इस सब्जेक्ट में यही है। आपका आर्गुमेंट में अगर दम है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई। वी आर डिस्कसिंग सम पॉइंट पर बात करने का है। तो आप लिबरलाइजेशन को मेरे ख्याल से बहुत हद तक समझ चुके होंगे। तो अगर कहने का मतलब यह है कि आपका 2-3 क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने दे दिया। नेहा सिंह का जो क्वेश्चन था एक्सटर्नल फोर्सेज कौन कौन से थी, तो हम बता दें एक्सटर्नल फोर्सेज इंटरनेशनल जो मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनका दबाव है, प्रेशर, और मल्टीनेशनल का प्रेशर, क्योंकि मल्टीनेशनल का पैसा उसमें लगा हुआ है कि भाई ओपन करो बाउंड्री। तो हमारी सरकार ने बाउंड्री को ओपन किया। ना हम देख रहे हैं क्वेश्चन बिट्टू रितेश सर, सुनना चाहिएगा जिसका बहुत बेस्ट आंसर हम देने जा रहे हैं। आप छोटी छोटी कंपनियों को आगे ले रहे हैं अपने अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। स्टार्टअप, ये सारे टीवी में भी आ रहा है स्टार्टअप, और साथ में मल्टीनेशनल कंपनी को भी बुला रहा है कि भाई वो बिस्किट बनाए और हर प्रोडक्ट बनाए और शू लेस बनाए और छोटा छोटा प्रोडक्ट बनाए। तो वो स्टार्टअप वाले उनको कैसे कम्पीट करेंगे एट द सेम टाइम? ये तो समस्या है ही। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, को करेंट क्वेश्चन। आप स्टार्टअप वहाँ ग्रो कर पाएगा। एक प्रोडक्ट बनाया मल्टीनेशनल, एक छोटे से बच्चे ने कोई डेवलप कर दिया प्रोडक्ट, मल्टीनेशनल कंपनी ने उस प्रोडक्ट को काफी सस्ता में बनाने लगेगा, वो तो स्टार्टअप वाला तो कोलैप्स कर जाएगा। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी हम बताने जा रहे हैं जो पहले था। इसका उपाय भी हम बताने जा रहे हैं जो पहले था। पहले क्या था, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो एक बार जो है थोड़ा सा उधर से यस मारिए, तो हम इसका बताएंगे। पहले इसका उपाय था, अभी मोदी गवर्नमेंट ने, अब देखिए हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेंगे, कहीं गुस्सा आ जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई हो गया इंक्वायरी, ये कौन है भाई, कहाँ पढ़ाता है, इसको पकड़ो।
इसलिए ज़्यादा हम नाम लेने में डर लगता है। ओके, तो हमको कहने का मतलब है कि इसका उपाय क्या है। एक बार उधर से मेरा नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। ये बिट्टू का जो है कहने का मतलब ये है कि ये बात सही बात है कि भाई छोटे छोटे जो स्टार्टअप हैं वो बड़ी मल्टीनेशनल को कैसे कम्पीट करेंगे, और यहाँ स्टार्टअप पर जोर दिया जा रहा है। वो एक तरीके से है बच्चों के हाथों में क्या होता है, झुनझुना दे दिया जाता है। झुनझुना बजाते रहिए अपना स्टार्टअप, और मल्टीनेशनल आपको कोलैप्स कर देंगे। यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा बोलने में डर लग रहा है। डर ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है कहीं कुछ एक्शन न ले ले। ये क्या बोल रहा है, देखिए इस पहले क्या नियम था, मेरी बात को अगर आपको सुनाई दे रही है तो पहले क्या था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे हमारे देश में, छोटे छोटे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको बोला गया था कि ये रिजर्व लिस्ट में रहेंगे। मेरी बात सुनिए कि ये रिजर्व का मतलब है कि इसको सिर्फ छोटी कंपनी ही बनाएगी, अब विदेश की कंपनी नहीं बनाएगी। सारा प्रोडक्ट बनाने का उनको पावर राइट नहीं दिया गया था कि भाई शू लेस हो, अगरबत्ती हो, चौक हो, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हो जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकल कंपनी ही बनाएगी स्मॉल स्केल सेक्टर में। ये हमारे यहाँ पहले नियम था, उसको बोला गया था रिजर्व लिस्ट। तो रिजर्व लिस्ट में था तो मल्टीनेशनल चाह के भी नहीं बना पाता था, ये लोग ग्रो कर रहे थे। मेरी बात आपको आप समझ में आ रहा है। उसको बोला था कि ये प्रोडक्ट को रिजर्व कर दो, इसमें सिर्फ स्मॉल स्केल ही वाले जो है छोटी छोटी कंपनियां ही बनाएंगी, अब बड़ी कंपनियां नहीं बनाएंगी, नहीं तो छोटी कंपनी बंद हो जाएगी, तो कैसे एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन क्या हुआ कि इस गवर्नमेंट ने, अब हम बोलेंगे हमको डरेंगे नहीं भाई, जो करना है करें। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, वो रिजर्व लिस्ट को खत्म कर दिया। क्या रिजर्व लिस्ट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी अगरबत्ती भी बनाएगी, शूलेस भी बनाएगी, और कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी, 100% उनको किया गया। अब ये बताइए, एक तरफ आप स्टार्टअप में ला रहे हैं, दूसरी तरफ उनको एकदम ओपन कर रहे हैं, तो कैसे ग्रो करेगा। ये बिट्टू का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन डिबेट्स में आना चाहिए नेशनल लेवल में। आप उनका रिजर्व लिस्ट फिर से बनवाइए, जो स्टार्टअप में प्रोडक्ट होगा उसको मल्टीनेशनल नहीं बनाएंगे, उनको बिग कंपनियां नहीं बनाएंगे, रिजर्व में करिए, देखिए स्टार्टअप ग्रो करेगा। लेकिन आप तो जबरदस्त खेल कर रहे हैं, मल्टीनेशनल को अलाउ किया जा रहा है, आज स्टार्टअप वाले को कह दिया स्टार्टअप करिए, मल्टीनेशनल उसको चलने ही नहीं देगा। आप एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाइए जो मल्टीनेशनल बना रही है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, उनके पास बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, उनके पास कैपिटल है, वो लॉस में भी बिजनेस करते हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये तो है, एक तरफ आपने रिजर्व लिस्ट खत्म कर दिया, कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, रिजर्व लिस्ट बनाइए, आप रिजर्व लिस्ट बनाइए कि ये प्रोडक्ट जो है मल्टीनेशनल नहीं बनाएंगे, बाकी ये प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि स्टार्टअप ग्रो कर सके। ये पहले था, कांग्रेस के गवर्नमेंट में था, हम पॉलिटिकल नहीं है लेकिन मैं सही बात बोलेंगे, कांग्रेस की सरकार में था, रिजर्व लिस्ट था, रिजर्व लिस्ट ने एनडीए गवर्नमेंट ने हटा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो बढ़ा। एक सही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थोड़ा सा समय कम था। अबाउट द लिबरलाइजेशन अगर समझ में आ चुका हो, डिबेट्स एंड डिस्कशन जरूरी है, और इस तरह का क्वेश्चन का हम बहुत ज्यादा स्वागत, हमको बहुत अच्छा लगता है जो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। और एक जो है ओके, एक भाई आपका भी चाहिए, आपका राय विचार चाहिए, आपका सोच चाहिए, आप सोचने लगे इतना अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। स्टार्टअप पर क्वेश्चन मार्क तो है, स्टार्टअप देख के सब लोग को थर्ड है क्या, तो हम लिख देते हैं भाई मेरे। तो तीसरा है WTO। ये क्या है WTO? WTO है, अब इसके बारे में बताएंगे, आप लोग जानते भी हो, काफी समझदार आदमी है और काफी जो है इंटेलिजेंट है। वीडियो क्लियर नहीं है, ओके, हम बोलते हैं सर के साथ क्लियर कर दिया जाए। नेहा सिंह, बट सर, बट इफ multinational will come, then they will provide employment also, then they is a beneficial। हाँ, नेहा सिंह का ये क्वेश्चन है कि ठीक है मल्टीनेशनल आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है देंगे, हम तो बोलेंगे। आगे का एक टॉपिक है इसके बाद, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, भारत के इकोनॉमी पर ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट है। आपका क्वेश्चन ये कहना सही है कि मल्टीनेशनल आएंगी। सर वीडियो ब्लू आ रहा है, सर वीडियो का करेक्ट क्लियर नहीं आ रहा है, ब्लू आ रहा है। बोलिए कि नेक्स्ट क्लास में हमारा रोटर चेंज हो गया है, और एक बार रोटर चेंज कर दिए फिट रहेगा। नेक्स्ट क्लास से आपका अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको कुछ चेंज हो गया है, रोटर दूसरा नेट से चेंज हो,
दूसरा नेट से चेंज हो जाएगा राउटर, उसके लिए टेक्नीशियंस को बुला लिया गया है। नेटवर्क दूसरा पकड़ लिया है। हाँ, नेटवर्क दूसरा पकड़ लिया है। तो इसको प्रॉब्लम को ऐसे इस तरह का प्रॉब्लम शेयर करिए आप लोग, इसमें प्रॉब्लम को बदल दिया जाएगा। चेंज करके नेक्स्ट क्लास एकदम बेस्ट। और आप लोगों का जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है और जबरदस्त जो है हम लोग आंसर कर रहे हैं आपका, समझ लीजिए। हो सकता है कि आप लोग भी भाई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। तो कहने का मतलब ये है कि नेहा सिंह का कहना है ये कि भाई क्वेश्चन उनका आया हुआ है कि मल्टीनेशनल ठीक है, हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख रहे हैं। मल्टीनेशनल आ रही है तो क्या लेके आ रही है, यूएस डॉलर, हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रहा है, बदले में हम उनको क्या कर रहे हैं, इंडियन करेंसी दे रहे हैं, वो हम अपना रिजर्व बैंक में रख दे रहे हैं, हमको काम देगा, चलो भाई उससे हम कुछ खरीदे और लेंगे। और उसके बाद क्या है भाई, एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, और जब वो बिजनेस करेंगे तो हमको टैक्स भी मिलेगा, टैक्स मिलेगा तो फिर किसानों को पैसा भी मिलेगा, उस टैक्स से वो बटा जाता है इलेक्शन वगैरह में, मतलब देश का कल्याण होगा, जन कल्याण होगा, वेलफेयर होगा। ये तो अच्छी बात है, मल्टीनेशनल से तो फायदा है ही, लेकिन नुकसान भी है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये आपका इसके बाद ये बहुत अच्छा। आपका एक चीज और बता दिया, क्योंकि हमारे पास समय जो है अभी बच रहा है 3 मिनट। तो मेरा एक जो है एक और है, हम सोच रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन ले लें, रेफरेंडम जरूरी है कि भाई आप लोगों को इंटरेक्शन ठीक ठाक लग रहा है तो एक यस मारिए, उधर से एक मारिए यस कि हाँ ठीक लग रहा है, ताकि आपको कंफर्टेबल हो क्लास करिए। वेदर यू आर कंफर्टेबल इन वर्चुअल क्लास, अगर आपका ये इस तरह का इंटरेक्शन, यस वेरी वेरी गुड। अनुष्का सिंह द स्मॉल, हाँ बहुत अच्छा है। बिट्टू यादव का यस, बिट्टू बड़ा गहरा सोच रहा है, आजकल बहुत अच्छी है, बहुत तरक्की करिएगा। ओके, अनुष्का सिंह द स्मॉल बिजनेसेस मींस विल बी अनेबल कंप्लीट दिस एरा ऑफ मल्टी। नहीं, ऐसा कहना नहीं है, आप कह रहे हैं आप लोग यस यस वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। कम से कम आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा तो आप फिर इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा। अब ये हो गया भाई, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि स्टूडेंट भी फीडबैक देंगे, इसको बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म। 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म, तो फीडबैक लेना है, वही तो मेन रिसोर्स है हर चीज का। स्कूल का क्या है भाई, इकोनॉमी का वो क्या है, न्यूक्लियस है। स्टूडेंट्स आर द न्यूक्लियस ऑफ इकोनॉमी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कहने का मतलब है कि ये आप एक क्वेश्चन अनुष्का सिंह का कि भाई मल्टीनेशनल के दौर में भैया हम कैसे कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे बिजनेसमैन कैसे कंप्लीट करेंगे, उनका लिस्ट अलग बना दीजिए कि भाई ये प्रोडक्ट सिर्फ यही बनाएंगे, भारत की छोटी छोटी कंपनियां बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो पहले रिजर्व लिस्ट कांग्रेस ने बनाया हुआ था, इस गवर्नमेंट ने हटा दिया, क्योंकि मल्टीनेशनल कहा कि सब बनाएगा, बहुत तो पैसा कमाना है, हम सब रिजर्व लिस्ट हटाइए, हमको भी इंटर करने दीजिए। आप सोचिए ध्यान से, आप सोचिए कि ये भाई ये कौन सा डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, मल्टीनेशनल को क्यों खुश किया जा रहा है। अरे उनको खुश करिए एक लिमिट में ही ना, ताकि भाई पूरा का पूरा बिजनेस उनको आते, तो इसीलिए तो कृषि भी वापस हुआ, ठीक इसी पूरा डिसीजन कर। और हमारा भी 40 मिनट कंप्लीट हो गया है। सपोर्ट करने ये स्नेहा से सर गवर्नमेंट सपोर्ट करने को हो सकता है, यस हो सकता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे तो एकदम जरूर होगा, जरूर होगा सर। प्रसाद सर ये तो कोई छोटा कंपनी इसका अपोज नहीं किया है, छोटा कंपनी इसका अपोज करेगा तो क्या होगा, टीवी रोज देखिए क्या होता है। अपोज किया था, बड़ी कंपनी ने अपोज किया था, किसने किया था भाई, राहुल बजाज ने। आपको नहीं मालूम है, 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था CII का, उसमें राहुल बजाज ने खड़ा होकर अपोज किया था कि ये गलतियां हो रही है। बहुत बड़ा बजाज ग्रुप और राहुल बजाज की कंपनियों के खिलाफ इंक्वायरी चालू हो गई। मतलब इनडायरेक्टली देयर इज ए डिक्टेटरशिप, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। लेकिन बोलने की आजादी कहाँ है, बोलेंगे। अभी तो एक बहुत बड़े लीडर ने कुछ बोला था बिहार में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना कि ये गलती हो रही है, पुराना 32 साल पुराना जो है मामला उठा के अंदर कर दो, बोलती बंद कर दो। हम भाई डरेंगे नहीं, हम बोलेंगे, हमारा ये बोलती बंद कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन सच है तो सच है, बोलना आज कब तक छुपाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। आई हैव कंप्लीटेड माय 40 मिनट्स एंड ये डिस्कशन जरूरी है, यही मेरा सब्जेक्ट है, इसके बिना आपका काम भी आपका भी नहीं होगा। और इस तरह से इंटरेस्ट लेते रहिए। और हमारा अभी आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया है।
थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट अगेन एंड वी विल डिस्कस रिमेनिंग टॉपिक। आप लोग भी पढ़ कर आइए और इस तरह का इनोवेटिव माइंड लेकर आएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हो इनोवेशन हो, इनोवेटिव माइंड है, आप लोग का सोच बहुत अच्छा लग रहा है हमको, समझ गए? ओके, थैंक यू। अब आप लोग थैंक्स सर, ओके, वेरी थैंक यू ऋषिका चौधरी, ओके, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग इसको पॉइंट में लिखिएगा भी, आप लोग लिख सकते हैं, कैपेबल है लिखने के लिए, ऐसा नहीं। हम लोग का है नहीं, हम लोग सपोर्ट करने के लिए, हम क्या सपोर्ट करेंगे, आप लोग ऊपर आ जाइएगा तुरंत। लिबरलाइजेशन का पॉलिसी जिस तरह से इकोनॉमी को ऊपर लाया, उसी तरह आप क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका हो जाएगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास चलिए।